Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue chapter 9 Administration of the State from class 7 semester 1 SS. Let us learn about how a minister or the chief minister is selected from among the MLAs. अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि MLAs में से ही किस तरह मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है. The party which has the largest number of MLAs or gains a majority with the support of other parties and or independent candidates forms the government. तो जो भी जिसमें सबसे ज़्यादा एमएलए की संख्या होती है या फिर दूसरी पार्टी की मदद से वो मेजॉरिटी से जीतते हैं तो वो लोग मिलके सरकार बनाते हैं. द गवर्नमेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टीज एज द चीफ मिनिस्टर. तो जो गवर्नर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी में से एक लीडर नियुक्त करता है जिसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं. She is invited to form the Council of Ministers. The party that forms the government is known as the ruling party, while the other party forms the opposition. तो ये काम चीफ मिनिस्टर का है कि अपनी पार्टी में वो अलग अलग मंत्रियों को पद दे जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं. जो पार्टी सरकार बनाती है उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं जबकि दूसरी पार्टी को हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं. After elections, the governor appoints the chief minister and the council of ministers who will be collectively responsible for the administration of state and the functioning of the various ministries. तो चुनाव के बाद राज्यपाल चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों के मंडल को नियुक्त करता है जो कि एक साथ राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कामकाज के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं. Each ministry is housed in different office premises. तो हर एक मिनिस्ट्री को एक अलग ऑफिस दे दिया जाता है. The legislative assembly is the place where all the MLAs belonging to both the ruling party and the opposition assemble for discussions. Many MLAs have dual responsibilities as an MLA and as a minister. तो विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे के सारे MLAs फिर वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हों या फिर अपोजिशन पार्टी के इकट्ठा होते हैं और काफ़ी सारी बातों पर वो लोग चर्चा विमर्श करते हैं. काफ़ी MLAs की तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है. एक तो वो MLA भी होते हैं और दूसरे वो मंत्री भी होते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है. द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव विच कंप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. राज्य सरकार का दूसरा भाग एग्जीक्यूटिव कहलाता है जिसमें एक राज्यपाल होता है, चीफ मिनिस्टर होता है और मंत्रियों का मंडल होता है. द एडमिनिस्ट्रेटिव officials who work under the guidance and control of the ministers are also a part of the executive body. तो जो ऑफिशियल्स मंत्रियों के दिशा निर्देश और नियंत्रण के कामकाज करते हैं तो वो भी इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा कहलाते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स while the administrative officials are known as administrative executives. तो मंत्रियों के इस मंडल को गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. गवर्नर. Each state of India has a governor. She is appointed by the president for 5 years after consulting the prime minister. तो भारत के हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 सालों के लिए की जाती है. वो भी प्रधानमंत्री से इस बारे में पूछताछ करके ही उनको नियुक्ति किया जाता है. द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैरीड आउट इन हिज और हर नेम. तो राज्यपाल को राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है यानी संवैधानिक उसे मुखिया कहा जाता है और राज्य के सभी कामकाज उनके नाम से ही आगे चलाए जाते हैं. द गवर्नर एंश्योर्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट functions according to the constitutions. The functions of the governor are. तो राज्यपाल इस बात का ध्यान रखता है कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से ही सभी काम करती है. अब राज्यपाल के क्या क्या काम होते हैं वो हम आगे देखेंगे. Invites the leader of the majority party to form the government. तो जो गवर्नर होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी में लीडर को इनवाइट करती है ताकि वह सरकार बना सके. Second, administers the oath of loyalty to the constitutions and of secrecy. राज्यपाल संविधान और उसकी गोपनीयता के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है. Calls the legislative assembly in sessions and also announces its adjournment. तो राज्यपाल सत्रों में विधानसभा बुलाता है और इसके स्थगन की भी घोषणा करता है. Fourth, every bill passed by the state legislature has to receive the governor's assent. However, money bills require his prior approval. तो राज्य विधानमंडल का हर बिल पास करने के लिए राज्यपाल की अनुमति ज़रूरी है.
हालांकि जो मनी बिल्स होते हैं उसमें तो सबसे पहले उनकी अनुमति चाहिए। नेक्स्ट, अ बिल अंडरगोज 3 रीडिंग्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर इट इज़ पास्ड। फॉलोइंग दिस इट इज़ सेंट टू द गवर्नर्स बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। कोई भी बिल जब पास होता है तो उसको विधानसभा में 3 बार पढ़ने के बाद ही उसको अनुमति मिलती है और फिर भी इसे राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है, इससे पहले कि वो एक नियम बने। If a bill is not signed by the governor and is sent back to Vidhan Sabha with his suggestions, then the MLAs have to debate on his suggestion. The revised bill is sent back to the governor for his signature. अगर कोई भी बिल जो कि राज्यपाल के पास भेजा गया था, अगर उनकी सिग्नेचर के बिना विधानसभा में वापस आ जाता है उनके सुझावों के साथ, तो MLAs को उनके दिए हुए सुझावों पर एक चर्चा विमर्श करना पड़ता है। वापस से चर्चा विमर्श कर इस रिवाइज्ड बिल को राज्यपाल की सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। इन एन एमरजेंसी द गवर्नर कैन इशू ऑर्डर्स कॉल्ड ऑर्डिनेंस। तो अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकते हैं जिसे हम उनकी आज्ञा मानते हैं। अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट। राज्यपाल उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है जो कि हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं। लास्ट, इन्फॉर्म्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राष्ट्रपति को राज्य सरकार के कामकाज के बारे में सूचित करते हैं। तो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू अबाउट चीफ मिनिस्टर। बाय बाय।